अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है हमारी दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक तारीख़ी मुल्क जिसको यमन के नाम से जाना जाता है। ये इन्हीं हौसी बागियों का मुल्क है कि जिन्होंने आजकल पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। फ़लस्तीन और इसराइल की जंग शुरू होने के बाद पहले तो इन लोगों ने सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करना शुरू किए थे, मगर बाद में जब इनको ये एहसास हुआ कि इनके ज़्यादातर मिसाइल्स को तो बीच में मौजूद सऊदी अरब के ऊपर इंटरसेप्ट किया जा रहा है, तो फिर इन्होंने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हेलीकॉप्टर की मदद से रेड सी के इलाके में इसराइल के समंदर से पूरा एक जहाज़ ही हाईजैक कर लिया। तो इससे पूरी दुनिया के अंदर कोहराम मच गया, मगर इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा उन्होंने और भी ज़्यादा जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और दोस्तों हद तो तब हो गई कि जब अमेरिका जैसे एक ताकतवर और सुपर पावर का ओहदा रखने वाले मुल्क के जंगी जहाज़ों को इन लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया। ख़तरनाक मिसाइल्स के ज़रिए से इन लोगों ने अमेरिका के जहाज़ों को टारगेट तो किया ही, लेकिन साथ ही ये लोग शुरू से इस बात की वार्निंग देते आ रहे हैं कि ये रेड सी के अंदर इसराइल और उसके सभी दोस्त ममालिक के जहाज़ों को उस वक्त तक टारगेट करते रहेंगे कि जब तक इसराइल गज़ा के अंदर फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम करना बंद नहीं कर देता। दोस्तों यमन की इस एक छोटी सी ताकत की तरफ से इसराइल और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों को ललकारना, धमकाना और इवन इनके ऊपर अटैक करना तो दुनिया के लिए हैरान कर देने वाला था ही, मगर इससे भी ज़्यादा जिस चीज़ ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था वो दरअसल अमेरिका का खामोश रहना था। हर कोई यही सोच रहा था और शुरू से ही हर किसी के दिमाग में यही सवाल चल रहा है कि आखिर अमेरिका हौसियों को जवाब क्यों नहीं दे रहा, और आखिर वो कौन सी चीज़ है और वो कौन सा डर है कि जो अमेरिका को हौसियों पर पलट कर वार करने से रोक रहा है, और आखिर क्या वजह है कि अमेरिका हौसियों से मुकाबला करने या फिर उनके सामने खड़े होने से इतना ज़्यादा घबरा रहा है। तो इसका जवाब हम आपको थोड़ा सा डिटेल में देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यमन के बिल्कुल मुखालिफ साइड में मौजूद एक मुल्क के बारे में जानें कि जो दुनिया का एक ऐसा मुल्क है कि जिसको जिबूती के नाम से जाना जाता है, और जिबूती और यमन के दरमियान में सिर्फ़ और सिर्फ 28 किलोमीटर का फासला है। और ये जो फासला है ये भी कोई ज़मीनी फासला नहीं है, बल्कि इनके दरमियान समंदर का एक छोटा सा टुकड़ा है, एक छोटा सा एरिया है। और यही वो छोटा सा समंदर का इलाका है कि जिस पर ना सिर्फ हमेशा पूरी दुनिया की नज़र लगी रहती है, बल्कि यही इलाका जिबूती और यमन को दुनिया में सबसे अलग बनाता है। यमन की तो आगे हम लोग बात करेंगे ही, मगर ये जो जिबूती मुल्क है इसको भी दुनिया की सियासत के हिसाब से काफ़ी ख़तरनाक और अहम लोकेशन माना जाता है। और जिबूती और यमन के दरमियान में सिर्फ़ और सिर्फ 28 किलोमीटर का फासला है। और यही वजह है कि अगर आप लोग इस मुल्क के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस छोटे से मुल्क में अमेरिका का मिलिट्री बेस है, साथ ही साथ चाइना का मिलिट्री बेस भी है और फ्रांस के कई मिलिट्री बेसेस भी हैं, जबकि यहाँ पर स्पेनिश फ़ौजियों के अड्डे भी हैं। इटली का मिलिट्री बेस भी यहाँ मौजूद है। इवन जापान के, जिसका दुनिया के किसी और इलाके में मिलिट्री बेस नज़र नहीं आता है, इसका भी यहाँ पर मिलिट्री बेस मौजूद है। साथ ही साथ रशिया, इंडिया, सऊदी अरब जैसे दुनिया के कई ताकतवर और बड़े ममालिक भी जिबूती की गवर्नमेंट के साथ डील भी कर रहे हैं ताकि इनके ममालिक के मिलिट्री बेसिस भी यहाँ पर कायम किए जा सकें। और इस हिसाब से अब ये दुनिया का अकलौता एक ऐसा मुल्क बन गया है कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा ममालिक के मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर जिबूती में ही क्यों है, आखिर जिबूती में ऐसी क्या ख़ास बात है? तो इसका सीधा और आसान सा जवाब है समंदर का वो छोटा सा इलाका कि जो यमन और जिबूती के बीच में मौजूद है, और जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, और जिसको बाब अल मंदीब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों दरअसल हमारी दुनिया में जितना भी बिज़नेस होता है, और इसके लिए एशिया और यूरोप का भी जो बिज़नेस होता है, वो दरअसल इसी 28 किलोमीटर के छोटे से इलाके के बगैर हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर एशिया के जितने भी ममालिक हैं, अब वो चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नीचे की साइड में जापान, जो भी मुल्क हो, हर किसी के समुद्री जहाज़ को इंडियन ओशन से होकर सबसे पहले तो यमन और जिबूती के पास से गुजरना पड़ता है, और फिर 28 किलोमीटर के इस पतले और छोटे से इलाके से अपने आप को पार करते हुए रेड सी पहुँचते हैं, और इसको क्रॉस करते हुए ये लोग मिस्र की सुएज़ कैनाल में पहुँचते हैं, और फिर वहाँ से मेडिटेरेनियन सी में इंटर कर जाते हैं। और मेडिटेरेनियन सी में पहुँचते ही अब इनको यूरोप के जिस भी मुल्क में जाना होता है इसमें चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये इलाका यूरोप से जोड़ने वाला सबसे छोटा और सबसे आसान रास्ता है। तो लगभग दुनिया का 10% जबकि 6% के करीब नेचुरल गैस इसी रास्ते से होकर गुजरती है। और ये सारा तेल और गैस आती है पर्शियन गल्फ़ के इस इलाके से कि जिसके चारों तरफ तेल और गैस से माला माल ममालिक मौजूद है।
जैसा कि ईरान, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई वगैरह वगैरह। तो दोस्तों वैसे तो गल्फ़ का ये इलाका भी अपने आप में काफ़ी अहम है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इस बाबल मंदीब से भी ज़्यादा अहम और ख़तरनाक है। आसान अल्फाज में बस इतना समझ लीजिए कि पर्शियन गल्फ़ वो इलाका है कि जिसके चारों तरफ मौजूद ममालिक के पास दुनिया का आधा तेल, मतलब कि 50% तेल की रिज़र्व मौजूद है, जबकि पूरी दुनिया की 40% नेचुरल गैस भी वहीं पर मौजूद है। दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में यहीं से तेल और गैस भेजी जाती है। मगर दिलचस्प बात यह है कि जब इन ममालिक से ये तेल और गैस एशियन ममालिक में, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान या इस तरह के सारे ममालिक में जाता है, तो वो तो यहाँ से निकल कर सीधा चला जाता है। मगर अगर इसको यूरोप जाना होता है तो फिर इसको इसी छोटे और पतले से समुद्री पॉइंट की जो यमन और जिबूती के बीच में मौजूद है, मतलब कि बाबुल मंदीब, इसी से हर हाल में गुजर कर जाना होता है। और यही वो चीज़ है कि जो उस छोटे से समुद्री पॉइंट को हद से ज़्यादा अहम बनाती है, क्योंकि अगर कभी भी ये छोटा सा समुद्री पॉइंट किसी वजह से ब्लॉक हो गया या इसको ब्लॉक कर दिया गया, तो जो यूरोप की पूरी इकानमी है वो ज़रा सी देर में धड़ाम से नीचे आ जाएगी, क्योंकि यमन वाले इस छोटे से रास्ते के अलावा यूरोप पहुंचने के लिए जो दूसरा रास्ता है वो हद से ज़्यादा लंबा है, और जिसकी वजह से वक्त तो ज़्यादा लगेगा ही साथ पैसा और एनर्जी भी लगेगी। और यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि वो रास्ता हद से ज़्यादा ख़तरनाक भी है, क्योंकि ये वही रास्ता है कि जिसका इस्तेमाल सदियों पहले यूरोपियन लोग इंडिया के इलाके में आने के लिए किया करते थे, और इस रास्ते के तहत इन लोगों को पूरा का पूरा अफ्रीका पार करके आना होता है। दोस्तों दुनिया के बेशुमार ममालिक में से भी जिस एक मुल्क के लिए ये छोटा सा समुद्री इलाका सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, इस मुल्क का नाम है सऊदी अरब। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरब एक तेल से माला माल मुल्क है, इसकी आधी इकानमी ही तेल पर डिपेंड है। मगर सऊदी अरब के लिए परेशानी की बात यह है कि इसके लगभग सारे तेल के अड्डे पर्शियन गल्फ़ के इलाके के साथ मौजूद हैं, और पर्शियन गल्फ़ के इस पूरे इलाके पर ईरान की चलती है। और ईरान और सऊदी अरब क्योंकि एक लंबे वक्त से बड़े दुश्मन रहे हैं, तो इसीलिए ईरान हमेशा सऊदी अरब को अक्सर धमकाता भी रहता था। तो इन चीज़ों का नतीजा था कि फाइनली सऊदी अरब ने मशरकी बॉर्डर से लेकर मगरबी बॉर्डर तक एक बड़ी पाइपलाइन बनाने का फैसला किया, कि जिसके ज़रिए से पर्शियन गल्फ़ के इलाके से निकला हुआ ज़्यादातर तेल सऊदी अरब पहले इन पाइपलाइन के तहत अपने मुल्क की दूसरी साइड में यानी मगरबी बॉर्डर पर ले कर जाता, और फिर इनको रेड सी में मौजूद जहाज़ों में भरकर स्विस कैनाल के ज़रिए से यूरोप के इलाकों में पहुंचा दिया जाता। मगर दोस्तों सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ी परेशानी उस वक्त शुरू हुई कि जब इसकी जंग यमन में मौजूद हौसियों से शुरू हो गई। दरअसल यमन के इलाके में जब सिविल वार शुरू हुई तो सऊदी अरब ने इस ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू किया कि जो हौसी लोगों के खिलाफ लड़ रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हौसी ताकतवर होते चले गए और उन्होंने यमन के दारुल हुकूमत सना पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया, तो बस सना पर कंट्रोल हासिल करना था कि इसके बाद उन्होंने अपने गुस्से और अपने तमाम हथियारों का रुख अपने दुश्मन के सबसे बड़े मददगार सऊदी अरब की तरफ मोड़ दिया। बल्कि इन लोगों ने तो सऊदी अरब को कई बार ये धमकियाँ भी दी कि ये लोग इन पाइपलाइंस को भी उड़ा देंगे, कि जिसके ज़रिए से सऊदी अरब अपना ज़्यादातर तेल मुल्क के एक साइड से दूसरी साइड तक पहुँचाता है। दोस्तों यकीनी तौर पर यह सऊदी अरब के लिए एक बड़ी और पूरी तरीके से हिला देने वाली धमकी थी। तो इसीलिए अब सऊदी अरब ने अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया, और इसी डर का ही नतीजा है कि अब सऊदी अरब भी यमन के बिल्कुल मुखालिफ साइड में मौजूद जिबूती नाम के मुल्क में अपना एक मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी करने लगा है, ताकि अगर कभी भी कोई हद से ज़्यादा बड़ा ख़तरा आ जाए तो फ़ौरन ही मिलिट्री और ताकत के ज़रिए से हौसियों से निपटा जा सके। सऊदी अरब के अलावा भी अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यूरोपियन ममालिक के लिए भी ये इलाका काफ़ी अहम है, क्योंकि इनका लगभग ज़्यादातर बिजनेस इसी रूट से होता है, तेल गैस भी इसी इलाके से जाता है। मगर उस वक्त से ये इलाका यूरोपियन ममालिक के लिए और भी ज़्यादा अहम हो गया है कि जब से यूक्रेन और रशिया की वार शुरू हुई थी। दरअसल वार शुरू होने के बाद रशिया ने यूरोपियन ममालिक को गैस देना बंद कर दी थी, तो इसकी वजह से अब यूरोपियन ममालिक के पास गैस हासिल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, और वो ऑप्शन था कतर का, कि जिसके पास दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गैस के रिजर्व मौजूद हैं। मगर ज़ाहिर है कतर तो रशिया के मुकाबले में यूरोप से ना सिर्फ काफ़ी दूर है, बल्कि इसके पास तो कोई ऐसी पाइपलाइन भी नहीं कि जिसके ज़रिए से डायरेक्ट यूरोप तक ये गैस भेजी जा सके। तो अब ज़ाहिर है कतर से भी ये गैस वगैरह हो न हो इसी छोटे से रास्ते मतलब कि बाब अल मंदीब से होकर यूरोप तक पहुँचेगी। तो यही वजह है कि ज़्यादातर ताकतवर और मशहूर यूरोपियन ममालिक ना सिर्फ पहले ही जिबूती नाम के इस इलाके में डेरा डाल कर बैठे हैं, बल्कि और भी ज़्यादा तादाद में या फिर और भी नए ममालिक इस इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं। और ज़ाहिर है कि हम जानते हैं कि चाइना की तो इकानमी इसी पर डिपेंड है।
और अमेरिका इस इलाके में सिर्फ इसलिए बैठा है ताकि वो सब पर नज़र बना कर रख सके और देख सके कि कहीं चाइना या इस तरह का कोई दूसरा मुल्क इतना ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए कि इस पूरे रूट पर और इस पूरे इलाके पर अकेला कंट्रोल हासिल कर ले। तो दोस्तों, अब तक आप में से ज़्यादातर लोग तो ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि आखिर अमेरिका को हौसी लोगों से क्या ख़तरा है और वो चाह कर भी इनके ऊपर बदले की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसको डर है कि कहीं ये लोग इस पूरे रूट को ही ब्लॉक ना कर दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।